5 ही लिया हुआ है। ठीक है, पहला आपका बहुविकल्पी रहेगा, एक एक नंबर का रहेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्न में से पा वर्ग के वर्ण हैं। पा वर्ग जो होता है उसका उच्चारण कहाँ से होता है? आपसे सिंपल सी बात यही पूछ रहा है कि पा वर्ग जो है उसका उच्चारण कहाँ से होता है। उच्चारण स्थान जिसको पता होगा वही अच्छे से कर ले जाएगा। उच्चारण स्थान का सूत्र भी मैंने आपको दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे वर्ग आपको पूछ लिए गए हैं जो आपके ये क ख च घ में नहीं आते हैं, वो बाहर के कुछ वर्ड रहते हैं, जैसे ला है, सीटी वाला सा है। तो ध्यान रखिएगा, गलती किसी की नहीं होनी चाहिए, वो सूत्र के अकॉर्डिंग होगा। वाह हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे बताइए पहले का आंसर क्या होगा? दंतोष्ट होगा, कंठ होगा, ओष्ठ होगा, और एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे और दिया हुआ है दंत। बताइए पा का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट बताइए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है पहले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, ता वर्ग मूर्धा, टा वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ। तो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ओठों की सहायता से हम पा वर्ग में जितने भी वर्ण दिए गए हैं उनका उच्चारण करते हैं। आगे चले, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे दूसरा आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? आपको 4 वर्तनी दी हुई है, आपको बताना है कौन सी अशुद्ध है। ये देखिए, उऋण है, कृत्रिम है, दयनीय है, अछोहिड़ी है। अछोहिड़ी है। बताइए चारों में से कौन की किसकी वर्तनी अशुद्ध है? बताइए फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या होगा? दूसरे का राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा जो गलत है? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, एक ही शब्द की वर्तनी गलत है यहाँ पर, वो है क्या? उऋण। उऋण कोई शब्द नहीं है। कभी सुना है? उत्तीर्ण तो सुना है, लेकिन उऋण कोई शब्द नहीं। उऋण की वर्तनी यहाँ पे गलत है। बाकी कृत्रिम की, दयनीय की, अछोहिड़ी की, तीनों की ये बाकी सही है, एक की ही गलत है। आगे चले, नेक्स्ट तीसरा है, नवरात्र में कौन सा समास है? समास आप सभी जान रहे हैं, नवरात्र। बहुब्री है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिंदी का पेपर आसान आता है, सभी पेपर आसान आते हैं, बस पढ़ने पे बेस है। अगर आपने पढ़ा है, तैयारी की है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बताइए क्या होगा? थर्ड का राइट, नवरात्र में कौन सा समास है? बहुब्री समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या द्विगु। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर एक ही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, द्विगु समास है। क्योंकि नवरात्र संख्या की बात की गई ना, तो संख्यावाची जो शब्द होते हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, उल्लास का संधि विच्छेद। उल्लास एक शब्द आपको दिया है, संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए, एक ऑप्शन यहाँ पे उत प्लस लास लिखा है, उल्ल प्लस लास है, उल प्लस लास। बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संधि विच्छेद पूछा है उल्लास का। संधि विच्छेद से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर? फोर्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऐसे जैसे उल्लास का पूछा है, इस तरह आपको प्रतिच्छेद का, नमस्ते का, कई सारा आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। विसर्ग वाले संधि विच्छेद भी काफी पूछ लिए जाते हैं। कई क्वेश्चंस बहुत व्यंजन विसर्ग संधि से भी जो आते हैं वो भी बहुत पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। गुण के पूछे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेबस ओरिएंटेड ही रहते हैं, बेसिक ग्रामर से भी क्वेश्चंस आस्क होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं, ए ऑप्शन करेक्ट है। उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास होता है। क्या होता है? उत प्लस लास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, 4 क्वेश्चन हमने कर लिया। फिफ्थ हम देखते हैं क्या है। ये देखिए, वाक्यांश के लेख शब्द आपके सिलेबस में दिया गया है। टॉपिक पूछ क्या रहा है? जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, एक बंदा या बच्चा कोई भी हो, ठीक है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप क्या संबोधित करेंगे या क्या कहेंगे? कुलीन, संस्कारी, सर्वज्ञ या बहुज्ञ। 4 ऑप्शन दिया है, विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए फिफ्थ के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप सभी को पता है कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ रहता है उसको हम कुलीन कहते हैं। आगे बढ़े, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, हमने बहुविकल्पी कर लिया। 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के आते हैं, एक एक नंबर के। मैंने भी एकदम हूबहू, जैसे पेपर होता है 18 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी के पेपर में, 25 नंबर वाले जो पेपर में 18 रहते हैं और 50 वाले में 40 रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 कर लिया। अब बारी है अति लघु उत्तरीय की। इनकी भी जो संख्या है वो 6 से 11 होती है और ये भी 1 नंबर के होते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ये एग्जामिनर भी आते हैं तो बहुत पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में मानक कितने वर्ण पूछे गए हैं तो आपको बताना है कितने हैं। 52 है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग 33 बताते हैं, गलत है, 52 है। यहाँ पे हिंदी मानक वर्णमाला में बात की गई है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, श्रुत लेख का आपसे उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या उद्देश्य? श्रुत लेख, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द से ही पता चल जाता है कि उनका क्या मतलब होगा। श्रुत लेख, श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनना। लेख का मतलब क्या होता है? लिखना। तो मतलब क्या होगा कि सुनकर लिखने वाला लेख। कौन सा लेख? जिसको आप सुनकर लिखेंगे। क्या करेंगे? सुनकर लिखेंगे, तो वो क्या हो गया? श्रुत लेख हो गया। अब ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा भाषा के रूप में देख लेते हैं जो आप लिख सकते हैं उचित तरीके से। श्रुत लेख को इंग्लिश भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम डिक्टेशन कहते हैं। ठीक है, होता है ना कि डिक्टेशन की क्लास होगी आज। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर देता है। जो टीचर होता है, जब बच्चा क्लास 5th में रहता है तो उसको सुलेख श्रुतलेख शिक्षा देना शुरू कर देता है, जो उनके लिए अच्छा होता है आगे चलकर। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है। श्रुतलेख क्या होता है? जिसको सुनकर लिखा जाता है। शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। ठीक है,
फिर शुद्ध लेखन का उद्देश्य शब्द और वाक्यों को दुरुस्त करना, लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। इनका मतलब उद्देश्य है कि शब्द और वाक्यों को दुरुस्त करना। इससे दुरुस्त का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनकी वर्तनी जो है वो शुद्ध होगी और लिखने में भी तेज, क्योंकि टीचर एक एक बच्चे के हिसाब से तो रुकेगा नहीं, 5 बच्चे हैं, एक कोई बच्चा धीमे लिख रहा है, कोई बच्चा तेज लिख रहा है, तो क्या होगा, आपको लिखने की हैबिट होगी, आपको टीचर के अकॉर्डिंग चलना होगा। टीचर आपके लिखने का वेट नहीं करते हैं, तो आपको तीव्रता भी हो गई, शब्द भी आपके तैयार होते गए, आपके जो शब्दकोश है वो भी आगे बढ़ते गए और वर्तनी भी आपकी शुद्ध होती लगे। तो यही चीज होता है शुद्ध लेख का एक उद्देश्य, यही होता है कि आपकी वर्तनी भी शुद्ध हो जाएगी, लिखना भी आ जाएगा और सुनकर आपको लिखने की वो आदत है, जैसे आप सुन के लिख ले रहे वैसे आप सुनकर समझने भी लगेंगे। यही उद्देश्य होता है। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 7 हमने कर लिया। अब ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 8 है, अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण जो होता है वो झटके के साथ होता है। यहाँ पे बात जो कह रही वो ध्यान से रखिए, उच्चारण जो होता है, जो आप उच्चारण करते हैं उसकी जो वायु होती है वो नाक से निकलती है और उच्चारण जो होता है वो झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार लगा है, दिख रहा है आपको, तो ये है अनुस्वार। आगे बढ़े, अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग, ये सब ध्यान रखिएगा, काफी पूछे जाते हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, और एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको उदाहरण ना भी पूछे, आपसे हिंदी ग्रामर में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपसे सिर्फ संज्ञा के मतलब उदाहरण नहीं, वो संज्ञा क्या है आपसे यही पूछ लिया, सर्वनाम क्या है यही पूछा, तो ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ अगर संज्ञा पूछा तो आप परिभाषा लिखकर ही छोड़ दे। उचित क्या होता है कि आप परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिखिए, वो एक अच्छा तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, नंबर लेने का। ठीक है, क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। यह जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स से पिन करके मिलेगा, जिसने नहीं ज्वाइन किया वहां से ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ डेली क्लास के आपको वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 9th क्वेश्चन, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। विराम चिन्ह से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखिए। कभी कभी आपको उदाहरण दे देगा और आपसे विराम चिन्ह पूछेगा, या तो कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें विराम चिन्ह की गलती क्या है, किस वाक्य, कौन सा वाक्य गलत है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे विराम चिन्ह का चिन्ह दे देगा, आपको नाम दे देगा, बताइएगा विराम चिन्ह कौन सा, या चिन्ह दे देगा, नाम पूछेगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं विराम चिन्ह से, सीधे प्रश्न भी बन जाते हैं, जैसा कि आपके सामने पूछा गया है कि अल्प विराम क्या होता है। अल्प का मतलब होता है कि ना धीरे ना बहुत तेज, मतलब थोड़ा सा कम। ठीक है, तो यहाँ पे किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग, यहाँ पे ये विराम जो कॉमा इंग्लिश में कहते हैं, अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, तो का प्रयोग किया जाता है जहां पे हमें थोड़े समय के लिए रुकना हो और उस थोड़े समय में रुकेंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण है, रोको मत जाने दो। ठीक है, फिर रोको मत जाने दो, आप दोनों बातें सही लिखी हुई है, वर्तनी भी एकदम शुद्ध है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो कॉमा का यूज हुआ है, जो अल्प विराम का यूज हुआ है, ये अर्थ को बदल दे रहा है। क्यों बदल रहा है आप, लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो आपको हमेशा ये सेम लगेगा, लेकिन आपको जो विराम चिन्ह का प्रयोग उसके हिसाब से पढ़ना होगा। रोको मत जाने दो, एक बंदा है जो जा रहा है और कोई बोल रहा है कि उसको रोको मत जाने दो, और कोई और है उसमें क्या बोल रहा है दूसरे वाक्य में, रोको मत जाने दो। जैसे कोई जानबूझ के आके आपके सर पे बैठ जाता है, उसको होता है ना कि आधे लोग कहते हैं रोको नहीं जाने दो, तो वही चीज यहाँ पे है कि रोको मत जाने दो, और ऊपर वाले में रोको उसको मत जाने दो। तो ये जो डिफरेंस निकल के आया, ये सिर्फ डिफरेंस अल्प विराम की वजह से निकल के आया। इस तरह से बहुत सारे आपको उदाहरण तैयार करने होंगे। आगे बढ़े, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की विधियां, 10th क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, आपको लेखन शिक्षण की विधियां पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं कौन कौन सी। जैक्टॉट विधि है, जैक्टॉर नहीं, जैक्टॉट विधि है। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि है, पेस्टलॉजी विधि, 3 विधि काफी ज्यादा फेमस है। इन सब विधियों में क्या होता है कि आपको जो है जैसे दप्ती होती है, गत्ता होता है, उसके आकार का कुछ भी आपको काट कर दे दिया जाएगा, उसमें कर दिया जाएगा, तो आप उसको हूबहू उतारेंगे या पेंसिल से चढ़ाएंगे। यही सारी चीजें कई अलग अलग तरीके से होता है, एक एक चीज को करके सिखाया जाएगा, तो ये सब रहता है। ठीक है, ये विधियों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको जो है 2 नंबर में पूछता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे मॉन्टेसरी विधि, उसके बाद आपको एक लाइन भी लिखनी होगी कि क्या है। ध्यान रखिएगा, ये तो अति लघुत्री में पूछा है इसलिए आपने यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिया, लेकिन अगर लघुत्री में पूछेगा तो आपको ये चीज लिखनी होगी और पूरी इसकी एक बात लिखनी होगी। ठीक है, क्लियर है, 10th क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी, जो आप लिखना करते हैं उसकी 2 क्वालिटीज क्या है। तो लेखन शिक्षण की 2 यहाँ पे है कि अक्षर शब्द वाक्य को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। लेखन शिक्षण से क्या होता है कि जो अक्षर आप यूज कर रहे हैं, जो शब्द आप वाक्य को आप प्रयोग कर रहे हैं, उनका स्पष्ट रूप होना, पूरा स्पष्ट हो, क्लियर हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, वर्तनी भी शुद्ध हो, आपको अक्षर की बनावट वगैरह भी पूरी आती हो, और दूसरा है कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से, तो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो उसकी भी नजरिए से शुद्ध हो, सही हो, व्याकरण से भी और वर्तनी से भी। क्लियर है, आगे चलें, कोई भी डाउट नहीं है। हमने यहाँ पर अति लघुत्री समाप्त कर लिया। अब बारी है लघुत्री की, जो कि 12 से 18 होते हैं और 2 नंबर आपको इसमें मिलते हैं।
पहला क्वेश्चन दिया है अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। अक्षर समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़े, नो डाउट। नेक्स्ट, तुकांत शब्द क्या है? तुक वाले शब्द को तुकांत शब्द कहते हैं। ऐसी एक लाइन की परिभाषा जो आप एग्जामिनर को बता सकते हैं, बहुत सिंपल सी। तुक वाले शब्द क्या है? तो तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों और अक्षरों की स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। इसमें क्या होता है कि जो तुक वाले शब्द होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो जो समस्त शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं, स्वरों की एक रूपता किसी न किसी प्रकार से देखने को समानता मिलती है। जैसे रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोक। तो क्या है यहाँ पे लास्ट में सब में अंतिम में देखिए का आ रहा है, इसमें जो है षटकोण वाला सा और टा, टा टा ये आ रहा है ना। तो जब आप बोल रहे हैं तो क्या रुष्ट, दुष्ट, पुष्ट, ऐसे बहुत सारे, तो ये क्या है? ये तुक वाले शब्द है। तो समानताएं दिख गई, एक रूपताएं दिख गई। आगे बढ़े, नो डाउट। नेक्स्ट, फिर ऐसे और भी है, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा। आगे देखिए नेक्स्ट 14th यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? तो यहाँ पे है कि भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले एक शब्द को कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द के अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द बताना कि आप भाषा को स्पष्ट है, संक्षिप्त कर लीजिए, सुंदर बनाए, उनके लिए उन सबको एक ही शब्द में व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे एकांश वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या दिया है? जिसका विवाह ना किया गया हो या जिसने विवाह ना किया हो अविवाहित होता है। ठीक है, जिसकी कोई उपमा ना हो उनको हम अनुपम कहते हैं। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पेपर आपका हिंदी का ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। 15वां क्वेश्चन है, चयन में कौन सी संधि है? तो चयन यहाँ पे एक शब्द दिया है, आपने पूछा इस शब्द में कौन सी संधि है, तो बताइए क्या होगी? तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे आंसर संधि नहीं, यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान क्या होती है? कि जिस शब्द में कोई मात्रा, वैसे पवन, ठीक है, पवन में कोई मात्रा, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, वो अयाद संधि में आते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? 16 में आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत के भाष धातु से हुई है। संस्कृत के भाष धातु से हुई है। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। 17th है यहाँ पर, देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? तो राइट आंसर ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि जो निर्मित हुई है वो ब्राह्मी लिपि से बनकर आगे निकली है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जिस शब्द से, वह शब्द आपको पता है जिससे कार्य के होने का बोध हो तो उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, कार्य के होने के जो बोध होते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने टोटल 18 क्वेश्चंस को किया। पूरा हिंदी का एक मॉडल पेपर हमने आज किया। हमने 3 कर लिया, बाल विकास, शिक्षण अधिगम और हिंदी, और एक साइंस, 4 कर लिया। ठीक है, 4 कर लिया है। कल हम मैथ की करेंगे सुबह, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे कल शाम को हम जो है एसएसटी की करेंगे। ठीक है, हमारे ये लगभग क्लियर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आएगा। हिंदी का पेपर ऐसे ही हूबहू आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। हिंदी में किसी की फिलहाल बैक नहीं लगती है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, चीजें गलत नहीं करनी है। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जाते जाते एक कमेंट मुझे जरूर करते हुए जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।